हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको कराने वाली हूँ सेकंड पार्ट ऑफ माय लेक्चर, जिसमें मैंने आपको यूरोपियों का भारतीय आगमन में फर्स्ट पार्ट में मैं आपको पुर्तगीज करा चुकी हूँ और आज मैं आपको कराने वाली हूँ डच। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ डाउनलोड कीजिए एग्जाम अड्डा चैनल। वहाँ मिलेंगी आपको 30+ फ्री टेस्ट सीरीज जो आपको किसी भी एग्जाम्स में, किसी भी अपकमिंग एग्जाम में बहुत बहुत हेल्प करने वाली हैं। साथ ही साथ आपको मेरी ज्योग्राफी की वीडियोस मिलेंगी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी पूर्णतः आपको दी गई है बहुत ही इजी तरीके से। बहुत और अब जो है आपका जो मैं आधुनिक भारत शुरू करा रही हूँ, इस आधुनिक भारत में मेरा पहला चैप्टर गया है पुर्तगीज से और सेकंड चैप्टर में हम आज डच स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि डच 1602 में जो है डच, जो हॉलैंड संसद द्वारा एक प्रस्तावित के प्रस्ताव से वो यहाँ पे आए और उन्होंने एक कंबाइंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे स्थापना करी। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 21 ईयर्स के लिए पूरब के देशों में व्यापार का उन्हें एक अथॉरिटी दी कि तो आप जाइए और पूरब के व्यापार में ईस्टर्न कंपनीज में आप जाकर के व्यापार कीजिए। 1602 में जो डच हॉलैंड था उसने एक प्रस्ताव पारित किया था कि वो वहां जाके कंबाइंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इस कंपनी ने 21 ईयर्स के लिए 21 वर्षों के भारत में व्यापार के लिए या भारत और पूरब के देशों में व्यापार के लिए एक अथॉरिटी लेटर निकाला। और जल्दी से डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जो है बरिंदे ओस्ट इंडसे कंपनी रख दिया गया। याद रखिएगा दोस्तों, पुर्तगीज में जब हमने किया था तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दूसरा था और इस ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बरिंदे ओस्ट इंडसे है, जो मसाला व्यापार के लिए अपना एकाधिकार यहाँ पर एकाधिकार प्राप्त किए हुए थे। डचों ने 1613 में जकार्ता को जीतकर बैटविया नामक नगर बसाया और 1641 में डचों ने मलक्का, 1658 में इन्होंने सिलोन, जिसे हम श्रीलंका कहते हैं, इस पे एकाधिकार कर लिया। 1605 में इन्होंने मुसलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना लगाया। देखिए, जो हमारे पास ध्यान रखिएगा, ये जैसे आप समझिए भारत का मैप है। यहाँ पर जो पुर्तगीज आए वो पहले पहुंचा कोचीन। कोचीन केरल। केरल के शासक जमोरीन ने उनका स्वागत किया। पुर्तगीज यहाँ से पहुंचे तो इन्होंने कोचीन में कारखाना लगाया और जो डच थे वो इस रास्ते से यहाँ पर पहुंचे और इन्होंने पहला कारखाना कहाँ लगाया? मुसलीपट्टनम में। कहाँ लगाया? मुसलीपट्टनम में लगाया। तो इस तरीके से दोनों के जाने के रास्ते अलग थे, पुर्तगाली और डच के। जो डच थे वो देखिए जकार्ता, बैटविया, इन सब जगह को श्रीलंका, मलक्का जिसे सिलोन कह रहे हैं श्रीलंका, ये वाला, और जकार्ता, बैटविया, ये सब जगह इनको जीतते हुए वो यहाँ पर पहुंचे। जब उन्होंने देखा, क्योंकि ये लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं, इनके जो ये लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, उन नॉनवेज को प्रिजर्व रखने के लिए इनको ज्यादा मसालों की जरूरत होती है और इंडिया के मसाले तो बहुत ही अच्छे हैं। उन मसालों को देख करके वो लोग यहाँ पे आए और बहुत ही जल्दी मसाला व्यापार में उन्होंने अपना मोनोपोलो भी बना ली। लेकिन जब ये भारत आए तो उन्होंने देखा यहाँ पर सूती वस्त्र बहुत अच्छा है, तो पुलिकट में इन्होंने फैक्ट्री लगाई 1610 में, विमलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री लगाई 1641 में, चिंसूर में इन्होंने फैक्ट्री लगाई 1653 में और 1616 में सूरत में फैक्ट्री लगाई, कारिकल में 1645 में, कोचीन में 1663 में और बालासोर में 1658 में। इस तरीके से आपको ये सारे के सारे डेट्स दोस्तों याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन डेट से आने वाले क्वेश्चंस नहीं होते। बेसिकली आपको ये सीक्वेंस याद रखना मैं बता रही हूँ कि इन्होंने इतनी सारी जगह फैक्ट्री लगाई, मुसलीपट्टनम, बालासोर, विमलीपट्टनम, इन सब जगह डचों ने अपनी फैक्ट्री लगाई। और डच लोग जो है मुसलीपट्टनम से नील व, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, मुसलीपट्टनम से नील व अन्य भागों से शोरा, सूती वस्त्रों का निर्यात भारत से ये लोग किया करते थे। नील क्या होता है? जो नील होता है बेटा, वो एक फूल का पराग होता है और उससे जो होता है नशा होता है एक तरीके का। तो नील की खेती कराई जाती थी और नील की खेती से क्या होता था, किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। एक तो उनकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं, वो अपना उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था क्योंकि उससे पराग जो उड़ता था उससे उन्हें भी नशा होता था। दूसरी चीज, नील की खेती करने के बाद वो जो भूमि जहाँ नील की खेती की जाती है वो कुछ वर्षों के लिए बंजर हो जाती है, तो किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। लेकिन आप जानते हैं कि गांधी जी गए थे रामकुमार यादव के कहने पर चंपारण, पहली बार किसानों को नील की खेती से आजादी दिलाने के लिए। जो पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में हुआ था, ये वही नील था।
इन्होंने नील व शोरा सूती वस्त्रों का निर्यात किया। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री इन्होंने पीपली में लगाई और बाद में उसे स्थानांतरित करके बालासोर कर दिया। देखिए, जो इन्होंने पीपली में फैक्ट्री लगा के बाद में बालासोर उसको ट्रांसफर किया, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और डचों से आता है कि पुलिकट में इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। स्वर्ण निर्मित पैगोडा मतलब सोने के सिक्कों का प्रचलन चलाया। तो सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया? डचों ने। डचों ने भारत में पुर्तगालियों के समूह को व्यापार से एक तरीके से बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया, लेकिन अंग्रेजी नौसेना की ये शक्तियों का सामना नहीं कर पाए। 1759 बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है ये, वेदरा का युद्ध हुआ जो डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेज भारतीय व्यापार से अलग कर दिए गए। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि 1759 किसका युद्ध था? वेदरा का युद्ध। तो डचों से आने वाले अगर मैं क्वेश्चंस को एक लाइन में देखूं तो सबसे पहले डच भारत कब आए? तो भारत आए 1602 में। 21 वर्षों का इन्हें अधिकार पत्र प्राप्त था। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम वरिंगडे दी ओस्ट इंड से मसाला व्यापार के लिए आई थी। पहली फैक्ट्री इन्होंने लगाई मुसलीपट्टनम में दोस्तों 1605 में। देखिए, 1602 में आए और 3 वर्ष के बाद ही इन्होंने 1605 में मुसलीपट्टनम में फैक्ट्री लगा ली। उसके बाद अन्य जगह फैक्ट्री लगाई। कहाँ? मैंने आपको बताया कि कौन सी फैक्ट्री इन्होंने ट्रांसफर करी। इन्होंने पहली बंगाल में फैक्ट्री लगाई पीपली में और उसे बालासोर ले गए। इन्होंने नील व शोरा सूती वस्त्रों का निर्यात किया। सबसे पहले सोने के सिक्के डचों ने चलाए और डचों और अंग्रेजों के बीच में 1759 वेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें वह भारतीय व्यापार से अलग हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अंग्रेज। आप जैसे जानते हैं, अंग्रेजों ने बहुत बहुत वर्षों तक हमारे पे राज किया और अंग्रेज जो है 1599 में सबसे पहले जॉन मिंडेलर नाम का एक ब्रिटिश यात्री था, जो बाय रोड आया था, थल मार्ग से, यानी रोड बाय रोड ये भारत आया था सबसे पहले नंबर पे। 1602 में तो डच भी आ रहे हैं ना, लेकिन ये 1599 में जॉन मिल्डेनर नाम का एक ब्रिटिश यात्री था जो सबसे पहले भारत आया। उसके बाद दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट की कंट्रीज में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार प्राप्त दिया। उन्होंने कहा, जाइए 15 सालों तक आप पूरब के देशों में व्यापार कीजिए, क्योंकि ब्रिटेन की उस समय जो स्थिति थी वह आधुनिक ब्रिटेन वाली स्थिति थी और वो जगह जगह व्यापार के संसाधन ढूंढ रहा था। तो इसलिए वहां की महारानी ने 15 वर्षों का अधिकार प्राप्त दिया और 1609 में जो था जेम्स फर्स्ट ने जो है इसे अनिश्चितकालीन बढ़ा दिया कि जब तक भी चाहो वहां जाकर पूरब के देशों में आप व्यापार कर सकते हो। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने सबसे पहले अपना दूत जो था कैप्टन हॉकिंस जो है वह कहाँ भेजा? सूरत भेजा और वह जहांगीर के दरबार में उनसे मिला और सम्राट को प्रभावित होकर सम्राट ने उसे 400 मनसब की जागीरी प्रदान कर दी। दोस्तों, बहुत ही अच्छी बहुत एक घटना है इससे जुड़ी हुई जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो हमेशा घटनाओं से ही जुड़ी रहती है। देखिए, कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो एक ट्रांसलेटर अपने साथ लेके गया था, जो उसकी इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके जहांगीर को बता रहा था। जहांगीर जो था, आप जानते हैं, शुरू से वह अफीम का सेवन किया करता था और मेंटली रूप से बड़ा ही वह वीक व्यक्ति था। उस समय उसकी बीवी का भी देहांत हो चुका था, तो उस समय वो बहुत ही ज्यादा मेंटली दबा हुआ था। तो जिस समय कैप्टन हॉकिंस पहुंचे तो उन्हें कुछ भी समय की देरी ना लगी ये जानने के लिए कि यह मेंटली बहुत ही वीक, ये बहुत ही मेंटली तो नहीं कहेंगे, साइकोलॉजिकली बड़ा ही वीक व्यक्ति है। तो उन्होंने अपनी बातों से प्रभावित करके सम्राट को इतना प्रभावित किया, उन्हें ऐसे साइकोलॉजिकल टिप्स दिए कि उन्होंने उसको 400 मनसब का मीनिंग हुआ। उस समय जो थे पैसे जो है वो मनसब में गिने जाते थे, इकन्नी दुकन्नी का जमाना हुआ करता था। तो 400 मनसब की जागीरी जो है जहांगीर ने उसको दे दी। और सर टॉमस रो ने 18 सितंबर 1615 में वह फिर सूरत पहुंचे और 1616 में जो है जहांगीर के दरबार में गए और जहांगीर से ही उन्होंने विभिन्न व्यापारिक हिस्सों के दुर्गीकरण की अनुमति प्राप्त कर ली, यानी जगह जगह फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति उन्होंने उनसे प्राप्त कर ली। 1611 में इन्होंने पहला कारखाना कहाँ खोला? मुसलीपट्टनम और पेटापुली में स्थापित किया। तो दोस्तों, मैं इसमें एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि डच आए 1603 में और 1605 में पहला कारखाना उन्होंने खोल लिया। ऐसे ही आप देखिए 1608 में सबसे पहले पहुंच रहे हैं कैप्टन हॉकिंस जो है दरबार में।
1615 में सर थॉमस रो पहुंच रहे हैं, 1616 में जहांगीर के दरबार में पहुंच रहे हैं, 15 में जाकर के इन्होंने 1608 से जो है अंग्रेजों ने जो है 1608 में पहुंच करके इनके दरबार में 1611 में पहला कारखाना लगाया, क्योंकि जो इनका पहला कारखाना अंग्रेजों का बन रहा था वो बन रहा था यहाँ पर मुसलीपट्टनम में। ठीक है, ये मुसलीपट्टनम में बन रहा था। इधर पहले इन्होंने सूरत में एक कारखाना शुरू कर दिया था, जो सूरत वाला कारखाना था वो अभी पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए मुसलीपट्टनम का कारखाना पहले चालू कर दिया गया। अगर आपको ये बात समझ ना आए तो मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। देखिए, एक छोटा सा मैप मैं इंडिया का यहाँ पे बना रही हूँ। नीचे वाला हिस्सा देखिए, ये था आपका गुजरात और सूरत वाला हिस्सा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे आके इन्होंने पहले कारखाना शुरू करा और मुसलीपट्टनम में भी पैरेलली एक कारखाना इन्होंने शुरू कर दिया। सूरत का कारखाना शुरू होने में भी देर थी, इसलिए 1611 में जो है इन्होंने मुसलीपट्टनम वाला कारखाना शुरू कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1635 में अंग्रेजों ने पूर्वी तट का पहला कारखाना वालासोर और हरिहरपुरा में शुरू करा। और पुर्तगाली, इसी बीच क्या एक घटना हुई कि पुर्तगाली राजधानी राजकुमारी जो थी कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से हो गया और बंबई जो है अंग्रेजों को दहेज में मिल गई और ये इनके लिए बहुत ही बड़ी बात हो गई। देखिए, जो पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन ब्रेगेंजा, उनका विवाह ब्रिटेन के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय उनके बेटे से हो गया। और बंबई जो उस समय भारत की आर्थिक राजधानी थी, आज भी है भारत की आर्थिक राजधानी और बहुत बड़ा पोर्ट था आयात निर्यात के लिए, वो पूरा अंग्रेजों को मिल गया, तो इनका सोने पे सुहागा हो गया। 1669 से 77 बहुत ही एक अच्छा पीरियड है, जिसमें गवर्नर गौरियाल्ड ओंगियार जो थे, जो बंबई के महानतम संस्थापक माने जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, तो दोस्तों से जरूर जरूर याद रखिएगा कि बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है, गेराल्ड ओंगियार। मैं इसके बाद आपसे एक टेस्ट सीरीज भी लूंगी जिसमें आने वाले में सारे क्वेश्चंस आपको दूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग उसको ज्वाइन करेंगे। मैं यूट्यूब पे इस टेस्ट सीरीज को ओपन करूंगी और चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के उगली नामक स्थान पर पहला अंग्रेज कारखाना स्थापित हुआ, सबसे पहले। ठीक है, और 1658 बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोरोमंडल में समस्त में फैक्ट्रियां जो थी, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज, ध्यान रखिएगा मद्रास, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था मद्रास, उसके अधीन आ गई। जितनी भी फैक्ट्रियां हमारी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोरोमंडल में थी, सारी फैक्ट्रियां जो है मद्रास के अधीन आ गई। 1633 से 1663 अंग्रेजों ने व्यापारिक कंपनियों को मुगल संरक्षण में कार्य करना चाहती थी। 1683 से 85 अंग्रेज व्यापारिक स्थानीय शक्ति विवादों में और यूरोपीय अधिकृत अनाधिकृत व्यापारी संगठनों में व्यस्त हो गए। देखिए, इस बात को मैं ऐसे बताना चाहूंगी कि पहले तो उन्होंने सब जगह अपनी फैक्ट्रियां खोली और सारी फैक्ट्रियां जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन आ गई। उसके बाद 1633 से 63 यानी 33 से 63 तक, इन सालों तक तो ये मुगल संरक्षण में काम कर रही थी व्यापारिक कंपनियां और करती रही। लेकिन 83 से 85 इन 2 सालों में अंग्रेजों ने क्या करा, वहां के स्थानीय विवाद जो थे, झगड़े जो थे, व्यापारिक संगठन थे, वे उनमें घुल मिल गए। यानी वो अपने काम से हटकर, अपनी फैक्ट्री, अपने व्यापार से हटकर वहीं के व्यापारिक संगठनों में उलझ करके रह गए। अगस्त 1682 बंगाल के मुगल से सूबेदार विलियम हेजेस के नेतृत्व में एक दूत मंडल पहुंचा, जिन्होंने मुगल अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती वसूली जाने वाले व्यापारिक चुंगी से मुक्त होना चाहता था। विलियम हेजेस जो है वह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगस्त 1682 जो बंगाल के मुगल सूबेदार थे विलियम हेजेस, वो जो है वहां पहुंचे और उन्होंने दरबार में ये बताया कि जो मुगल अधिकारी हैं वह हमसे जबरदस्ती जो है कर वसूलते हैं, जो हम नहीं देना चाहते। विलियम हेजेस बड़ा ही दबंग आदमी था और सबसे पहले उसे बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। इसके लिए, इसके बारे में बहुत ब्रीफ हम बात करेंगे हमारे अलग दूसरे वीडियोस में। इधर मैं दूसरे चलती हूँ कि अंग्रेजों के बाद पैरेलली हमारे यहाँ आए फ्रांसीसी, क्योंकि हमें इस चैप्टर्स को भी आगे बढ़ाना है। देखिए, अन्य यूरोपियों की तुलना में फ्रांसीसी भारत से देर से आए। लुई 14वें के फ्रांस सम्राट के शासनकाल में कई युगांतकारी घटनाओं के लिए याद किया जाता है। किसको? लुई 14 को। लुई 14 का जो मंत्री था कॉलबार्ड, उसने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी। 1667 फ्रेंच कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत आया, जिसने 1668 में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना बनाया। देखिए, अंग्रेज ने भी सबसे पहले सूरत में बनाया था 1611 में, और 1668 में फ्रांसीसियों ने बनाया। 1669 में मरकरा और गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेके इन्होंने मुसलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री डाली। 1673
कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने वलीकोंडपुरम के सूबेदार शेरशाह लोदी और पंडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त कर लिया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से चला। इसका नाम बेटा फिर से पंडुचेरी हो चुका है, और ये अभी भी वहां पर आप देखेंगे तो आपको फ्रांसीसी कल्चर वहां पे दिखता है। 1674 बंगाल सूबेदार शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों द्वारा प्रदत्त स्थान 1690-92 को चंदनगर की स्थापना की गई। फ्रांसीसियों ने ही आपका पंडुचेरी बनाया था और चंदनगर बनाया था। डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 में पांडिचेरी को छीन लिया, लेकिन 1697 रिजविक की संधि के बाद एक रिजविक की संधि हुई थी, पांडिचेरी को पुनः फ्रांसीसियों को दे दिया गया। जो रिजविक की संधि हुई किसके बीच हुई? डचों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई। डच और अंग्रेज एक हो गए थे और उन्होंने क्या करा था? फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लिया था। लेकिन 97 में फिर रिजविक की संधि हुई, जिसमें पांडिचेरी दोबारा से फ्रांसीसियों को दे दिया गया। पांडिचेरी के कारखाने में ही मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण किया था। फ्रांसीसियों ने 1721 और 1724 में मालाबार में स्थित माही व कराइकल पर भी अपना अधिकार कर लिया। जो फ्रांसीसी थे वो अधिकतर जो है पांडिचेरी, माही, मालाबार, कराइकल, ये सब जगह फ्रांसीसी कल्चर के थे। 1742 में फ्रांसीसियों ने व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में अधिक सक्रिय हो गए, जिसकी वजह से फ्रांसीसी भी डूब गए। आपको मेन चीज ध्यान इसमें ये रखनी है कि फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, उसके बाद 1724 में मालाबार में स्थित माही व 1739 में कराइकल पर भी अधिकार कर लिया। यानी पांडिचेरी, मॉरिशस, मालाबार, माही और कराइकल जो है ये सारे फ्रांसीसियों के अधीन आ गए। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के हमेशा युद्ध होते रहे, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, और ये कर्नाटक युद्ध लगभग 20 सालों तक चले। जो पहला कर्नाटक युद्ध था 1746 से 48, उसका कारण ये था कि अंग्रेज जो कैप्टन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना चाहती थी, जिसकी वजह से पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था। किसके बीच में? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। और आपको सिर्फ इसकी याद रखनी है, कब हुआ? 1746 से 1748 के बीच में। फिर दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ 1749 से 54 में हुआ, जिसमें कर्नाटक के इसका कारण क्या था कि कर्नाटक के नवाबी पद को लेकर संघर्ष हो रहा था। चांदा साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग दिया, जो अंग्रेज अधिकारी था डुप्ले, और दूसरी ओर डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया। चांदा साहब ने 1749 में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला और कर्नाटक का अधिकांश हिस्सा अपने अधिकार में ले लिया, लेकिन मुजफ्फर जंग को दक्कन की सूबेदारी हेतु अपने भाई नासिर जंग से पराजित हुआ। 1750 में नासिर जंग की मृत्यु हो गई और मुजफ्फर जंग को जो है दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। इसी समय दक्कन पर फ्रांसीसियों का प्रभाव चरम सीमा पर था और रॉबर्ट क्लाइव भारत आया। 1751 में 50 सिपाहियों के साथ धारवाद पर उसने धावा बोला। शीघ्र ही फ्रांसीसियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और चांदा साहब की हत्या कर दी गई। ये एक तत्कालीन कारण है दूसरे युद्ध के जो चल रहे थे, जो उस समय की हिस्ट्री में चल रहे थे। इसको हम सेपरेटली लेकर भी पढ़ेंगे। देखिए, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था वो 1757 से 63 में हुआ, 57 से 63 के बीच में हुआ। इस युद्ध का तत्कालीन कारण ये था कि क्लाइव और वॉटसन द्वारा बंगाल में स्थित चंद्रनगर पर अधिकार। देखिए, मैंने बताया था जैसे पंदुचेरी और चंद्रनगर दोनों फ्रांसीसियों ने बसाए थे, क्योंकि क्लाइव और वॉटसन उस पर अधिकार कर रहे थे, इसी वजह से ये तीसरा युद्ध हुआ था। और अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के बीच में सबसे निर्णायक युद्ध था वेंडी वॉश का युद्ध, जो 22 जनवरी 1760 में लड़ा गया। अंग्रेजी सेना आयरकूट ने और फ्रांसीसी सेना लाली ने नेतृत्व प्रदान करा और फ्रांसीसी इसमें पराजित हुए। 16 जनवरी 1761 पांडिचेरी अंग्रेजों के अधिकार में हो गया। इसमें जो आने वाला क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ वो क्वेश्चन बताना चाहती हूँ। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? या तो वो ये पूछ सकते हैं, या फिर वेंडी वॉश के युद्ध से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि कब हुआ? 1760 में। जैसे मैंने वेद्रा का युद्ध बताया था आपको, ऐसे ही वेंडी वॉश का युद्ध भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 1760, जिसमें अंग्रेजी सेना कौन कर रहा था? आयरकूट, और फ्रांसीसी सेना लाली के नेतृत्व में चल रही थी, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए। उसके बाद डेन भारत आते हैं, जो डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1616 में आए
और 1620 में इन्होंने तमिलनाडु में 1670 में सेरायपुर बंगाल में अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित करी और डेन लोग भारतीय वाणिज्यिक कंपनियों को अंग्रेजों को बेच दिया 1845 में और ये चले गए। अंग्रेजों के आगे डेनमार्क कंपनी नहीं टिक पाई और इन्होंने 1845 में 1616 में तो आए थे ये 1845 में इन्होंने अपनी सारी कंपनियां अंग्रेजों को बेचकर यहाँ से चले गए। तो अगर हम इसका सीक्वेंस देंगे तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी इस तरीके से यहाँ पर आए और पुर्तगाली भारत में आए तो बाद में थे, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, लेकिन गए 1961 में जब इन पर सैनिक कार्रवाई हमारी भारतीय सरकार ने करी, क्योंकि 1947 में भारत स्वतंत्र हो चुका था। उसके बाद सैनिक कार्रवाई करने के बाद पुर्तगाली यहाँ से गए थे। तो दोस्तों, मेरी जो आने वाली वीडियो है इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एग्जाम अड्डा। थैंक यू।